हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि कंडक्टर क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, सुचालक और कुचालक। तो कंडक्टर वो होता है बच्चों जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देता है, जबकि इंसुलेटर ऐसा नहीं होने देता। तो कंडक्टर ऐसा कैसे कर पाता है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉडी मेरी कंडक्टर है, तो ये बॉडी किससे मिलकर बनी होगी बच्चों? इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। अब अगर एक एटम को जूम करके देखें तो क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल्स होती है उनमें एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल पे बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो कंडक्टर के केस में बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ थोड़ा वीकली बॉन्डेड होता है। ठीक है, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कमजोर है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली बाहर निकल सकता है। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर का जो न्यूक्लियस होगा एटम का, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक। अब कंडक्टर के केस में जब ये बाहर निकल सकता है तो ये इजीली मूव कर सकता है। तो उस वजह से हमें कंडक्टर के केस में करंट का फ्लो मिलता है। ठीक है, कि इसमें कंडक्टर्स के थ्रू करंट इजीली पास हो सकता है। क्यों पास हो सकता है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा। ओके, तो इस वजह से कंडक्टर और इंसुलेटर एक दूसरे से अलग होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हमने देख लिया कि कंडक्टर्स क्या चीज होती है, कैसे बनते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर्स की, वो हम देख रहे हैं कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, ये कंडक्टर मैंने अभी 2D सरफेस पे बनाया। अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में दिखाऊं, ठीक है, ये मान लिया मैंने कंडक्टर बॉडी है मेरी। ठीक है, ये जो सरफेस है ये पूरा कंडक्टर मेटल बॉडी से बना है। ठीक है, मेटल एक कंडक्टर होती है। ठीक? तो इस केस में इसके अंदर जो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो रहेगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर्स के केस में ये जो चार्ज होते हैं बच्चों, एटम और उसकी वैलेंस शेल का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, ये पूरे सरफेस पे फैला हुआ होगा। ठीक है, कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो चार्ज होता है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये क्या होगा, इस पे चारों तरफ फैला हुआ होगा। ठीक है, तो उस वजह से अगर मैं सेंटर पे कोई पॉइंट लूं, ठीक है, इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में क्या होगी, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो उस वजह से नेट जो अफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो हो जाता है उस पॉइंट पे। तो बीच में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो कंडक्टर के अंदर, वहां पे क्या होगा, उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। ठीक है, इन चार्जेस की वजह से, जिस वजह से नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। ओके, सेकंड क्या है कि एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, वो नॉर्मल होगा सरफेस के। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल ही क्यों होता है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना कि ये जो स्फेरिकल सेल है ये हमारा कंडक्टर है, और हमें प्रूव करें क्या करना है कि इसके नॉर्मल हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ओके, हमें प्रूव ये करना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पे वो नॉर्मल होगा कंडक्टर के सरफेस को।
लेकिन कैसे प्रूव करेंगे? हम मान लेते कि नॉर्मल ना होके ये तो जी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये थीटा एंगल बना रहे हैं इसके साथ, सरफेस के साथ, तो अगर ऐसा है तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा ई cos थीटा और एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा ई cos थीटा, ठीक है। अब ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है बच्चों, ये क्या करेगा? इन फोर्सेस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये अगर ये सरफेस है मेरा, इस डायरेक्शन में मेरे क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट आया, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इस सरफेस पे प्रेजेंट चार्जेस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो ये चार्ज जो है वो इसके कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप ये लोग ये मत बोलना कि ये भी तो फोर्स लगाएगा। ये क्या है कि ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि ये अगर मेरा कंडक्टर सरफेस है तो ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो तो एटम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो सरफेस पे तो मूव कर सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। तो इसके इफेक्ट को भूल जाओ। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट का इफेक्ट होगा वो क्या करेगा? वो सरफेस पे तो मूव करवा सकता है इनको, है ना। तो अगर सरफेस पे चार्ज मूव कर सकते हैं और चार्ज का अगर मोशन हो रहा है तो उसकी वजह से हमें क्या मिलना चाहिए? करंट मिलना चाहिए, लेकिन करंट तो मिलता नहीं है। अगर कंडक्टर रखा हुआ है तो वो चार्ज हो जाए लेकिन उसके पास करंट नहीं है। करंट कब आता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। जैसे कि इस केस में इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सरफेस के अलोंग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को मूव करवाएगा तो करंट आएगा, लेकिन करंट होता नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या पॉसिबिलिटी बची कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे ना होके सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में हो? नॉर्मल की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई और कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक। इस वजह से किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस है, फील्ड हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होगा। चाहे किसी भी पॉइंट पे देख लो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी, ओके। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों। ये पूरा कंटेंट आपको रिटर्न में मिला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है, वहां से देख लेना आप। यहाँ पे सिर्फ चीजें समझ लो। थर्ड पॉइंट क्या है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके इंटीरियर में कोई भी एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। कब? जब स्टैटिक सिचुएशन। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है उसको अगर हम कुछ भी चार्ज देंगे तो वो क्या होगा? उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो नहीं करता है क्योंकि अगर अंदर गॉस लॉ देखें, गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज, और इट इज ई डॉट डी एस, ठीक है। अगर इसका एरिया एलिमेंट डी एस है तो अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। फर्स्ट पॉइंट में देखा था हमने कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो ये हमारा जीरो है, यानी कि क्यू एनक्लोज्ड क्या आ जाएगा? तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अंदर चार्ज है ही नहीं इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो एक तरीका तो ये हो गया प्रूव करने का। दूसरा कि अगर अंदर चार्ज है नहीं तो जब एक्स्ट्रा चार्ज देंगे इसको, मान लो डी क्यू, पहले क्यू चार्ज था, अब डी क्यू चार्ज और लेके आए, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिर्फ और सिर्फ इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर चार्ज नहीं जा सकता क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज भी एनक्लोज्ड नहीं आएगा अंदर, क्योंकि अगर अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर गया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, फ्लक्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume and has the same value as inside on its surface। कि अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के केस में
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा बच्चों वो थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी कि इस पूरी वॉल्यूम के अंदर और ऑन इट सरफेस, इस सरफेस के ऊपर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की क्या होगी, वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसको कैसे देख सकते हो, अब हमारे पास ये क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, ओके। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अगर क्यू चार्ज को किसी दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवाना, ठीक है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी, तो इस चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्यू इंटू डेल्टा वी, ओके। और ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, हमें इस चार्ज को मूव करवाने के लिए इस फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा था, जिस वजह से वर्क डन आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी आती है, ओके। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है इसको मूव करवाने के लिए, और उस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक। अब देखो, अगर हम सरफेस की बात करें, ये चार्ज को मान लो कि मेरे को यहां से यहां लेके जाना है, ठीक है, तो इसको यहां से यहां मूव करवाने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। अब मैं वर्क तब करूंगा ना जब यहां पे जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी उसके अगेंस्ट मेरे को काम करना पड़े, तब तो वर्क डन होएगा। अगर अगेंस्ट काम करना ना पड़े तो वर्क डन भी नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ सरफेस पे हमने क्या पढ़ा था पिछला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, किसी भी पॉइंट को देख लो, और जो चार्ज पे फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा पाएगी, जबकि हम चार्ज की मूवमेंट कहाँ करवा रहे हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर ये सरफेस है मेरा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और चार्ज जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। चार्ज सरफेस पे मूव कर सकता है, बाहर तो जाएगा नहीं, ठीक। तो चार्ज की मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है और चार्ज पे फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लग रही है, तो ऐसे केस में वर्क डन क्या आता है बच्चों, एफ डी एक्स कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो होता है तो जीरो, यानी कि वर्क डन जीरो, यानी कि चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाने में वर्क डन ही नहीं करना पड़ा, वर्क डन तो जीरो आएगा। अब अगर वर्क डन जीरो है तो क्यू इंटू डेल्टा वी भी जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी जीरो आ गया, यानी कि सरफेस पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा क्या है, जीरो। इसका मतलब अगर मेरा v पोटेंशियल यहाँ पे है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, v, ठीक है, दोनों पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये तो देखा हमने सरफेस का कि सरफेस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि वॉल्यूम में भी सेम पोटेंशियल है। हम मान लेते हैं कि एक चार्ज है जो यहाँ पे प्रेजेंट है वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, एक्चुअल में होता नहीं है यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि अंदर चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ लेके आना सरफेस पे, ओके। तो सेम चार्ज को अगर हम लेके आ रहे हैं, अगर इस पर कोई फोर्स लग रही है तो हम उस फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करते हुए इसको यहाँ पे लाएंगे, तब तो हमारे पास क्या है, कुछ वर्क डन आएगा। अब अगर अंदर बात करें, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इस चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। इस पे लगने वाली फोर्स जीरो, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके आने में हमें कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स क्या हमारी जीरो, तो डब्ल्यू जीरो आ जाएगा, और डब्ल्यू जीरो तो अगेन डेल्टा वी हमारा क्या आएगा, जीरो, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर सरफेस पे मेरा v पोटेंशियल था तो इस पॉइंट पे भी v रहेगा, और ये पॉइंट जो है पूरी वॉल्यूम में कहीं भी हो सकता है, यानी कि हर पॉइंट पे
कंप्लीट वॉल्यूम में और सरफेस के हर पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या है, सेम है, वी पोटेंशियल। ठीक है, आ गया समझ? क्या क्या पॉइंट थे अब तक? हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या था कि याद नहीं है, देख लेना, सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट क्या है कि सरफेस पे और पूरी वॉल्यूम में हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। और एक पॉइंट ये था कि कोई भी एक्सेस चार्ज हमारा अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा वॉल्यूम के अंदर, जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा। ठीक, अब मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज दिस मच। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन ही है। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड शीट निकाला था। यहाँ सिग्मा क्या दिखा रहा है बच्चों, ये दिखाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ सरफेस की बात करें तो हम एक शीट मान लेते हैं, चार्ज्ड शीट। ठीक है, इस चार्ज शीट की वजह से मेरे को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो मैं एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है मेरा। अब यहाँ पे अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड में ई मान, और ये जो है ये डी ए एरिया वेक्टर है। ठीक, ये स्मॉल सिलेंडर लिया एरिया डी ए का। ठीक, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि मेरा फ्लक्स ड्यू टू द सिलेंड्रिकल सरफेस क्या बनेगा, ई डॉट डी ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ओके, अब बच्चों ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसमें सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड सरफेस की वजह से ही मेरा फ्लक्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हम गॉस लॉ में पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में मेरी क्या रहेगी, नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर मैं कर्व्ड पार्ट की बात करूँ इस सिलेंड्रिकल का, ये जो कर्व्ड वाला हिस्सा है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों 90 डिग्री हो गई। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए यानी कि ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पे एंगल 90 है तो कोस 90, कोस 90 जीरो होता है, तो ई डॉट डी ए ड्यू टू दिस कर्व्ड पार्ट विल बी जीरो। और सेम इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा, अपर पार्ट बचेगा, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस। ओके, अब हमें क्या चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड निकालना है। क्यू एनक्लोज्ड यानी कि इस वाले पार्ट में कितना चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या थी, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी ए, कि डी ए एरिया में कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। डी क्यू बाई डी ए हमारा क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड यानी कि डी क्यू क्या आएगा हमारा, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ से ई क्या आया मेरा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डी ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई वेक्टर मेरा क्या बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये जो शीट है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में मेरा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ओके, तो एन कैप नॉर्मल डायरेक्शन बता रहा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो किसी भी सरफेस पे, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम एज ए टॉपिक कर चुके हैं पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। अगर मेरे पास कंडक्टर हो और कंडक्टर होलो है या फिर उसके अंदर कैविटी है, ठीक है, जैसे कि ये कंडक्टर था और इसके अंदर ये क्या है, कैविटी, या फिर इस टाइप से, मतलब होलो कंडक्टर मेरे पास और ये चार्ज्ड है, ठीक है, चार्ज्ड कंडक्टर है लेकिन अंदर से होलो है। तो उस केस में अंदर क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आके खराब हो सकती है, तो उसको कैसे बचाए, कैसे उसको शील्ड करे इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस केस में कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी यूजफुल होती है। अगर हमारे पास होलो कंडक्टर हो तो उसके अंदर जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उसकी प्रेजेंस में आके वो डिवाइस खराब नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने उस डिवाइस को सील्ड कर दिया, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ओके। इसी वजह से ये जो कंडक्टर की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल का पार्ट था सेकेंड यूनिट में वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में, ओके बच्चों। मिलते हैं फिर हम अपनी अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।